साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से हम आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं बीएससी प्रथम वर्ष का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 2021-22 का केमिस्ट्री का मेजर का सेकंड पेपर, माइनर या फिर हम उसको ओपन इलेक्टिव कह सकते हैं। तो उसका जो पेपर है केमिस्ट्री का, उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जो पेपर है ये बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के पेपर का सॉल्यूशन है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर है 70 और पेपर है 3 घंटे का। तो हम चलते हैं इस पेपर के प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। बात कर रहे हैं, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा, खंड ए है, सेक्शन ए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन ईच 50 वर्ड्स। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट इन फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। या निम्नलिखित सरल रेखा के समीकरण में प्रवणता और अंतखंड का मान क्या होगा। इक्वेशन आपको दे रखी है 2y = 2x + 8। यदि हम लोग देखें तो 2y = 2x + 8 जो है उसका सॉल्यूशन देखें तो इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यानी कि सीधी रेखा समीकरण जो है उससे उसका कंपैरिजन करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यानी सीधी रेखा समीकरण होती है y = mx + c, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कंपेयर बोथ इक्वेशन, तो बोथ इक्वेशन की तुलना कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2y/y, हमने लिखा 2y/2 = 2x/2 + 8/2। यानी हमें क्या करना है कि 2y = 2x + 8 जो है उसमें सब यानी सब में 2 से आपको डिवाइड करना है, यानी 2 का भाग देना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y = x + 4 ये निकल कर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर स्लोप यानी कि प्रवणता जो है वो आपकी x हो गई है और उसका इंटरसेप्ट जो है वो y हो जाता है। तो पहला प्रश्न का ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो डिफाइन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी विद एग्जाम्पल। नॉर्मलता और मोलरता को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आप अच्छे से जानते हो कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। साथियों यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, पर हम यहाँ पर सिर्फ हिंदी जो टर्म्स है उसका ही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, क्योंकि यदि दोनों का करेंगे तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। मोलरता को कैपिटल M से डिनोटेड किया जाता है। मोलरता = विलय के मोल बाय विलयन का आयतन जो कि लीटर में होता है। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि मोलरता = विलय के मोल × 1000 बाय विलयन का आयतन। और इसको यदि हम फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो नीचे फार्मूला दिया हुआ है W × 1000 बाय M × V। नॉर्मलिटी की तरफ चलते हैं। तो किसी विलय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में विलय है उसे आप क्या कहेंगे, नॉर्मलिटी कहेंगे यानी नॉर्मलता कहेंगे। इसे कैपिटल N से डिनोटेड किया जाता है। आगे चले तो किसी पदार्थ के विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों में संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। एक तरीके से लिख सकते हैं तो नॉर्मलता बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान गुणित 1000 बटा विलय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान गुणित विलयन का आयतन। इसको लिखने का तरीका तो W × 1000 बाय E × V लिख सकते हैं। यहाँ पर E जो दिखाई दे रहा है, EA जो दिखाई दे रहा वो विलय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान है। साथियों हम चलते तीसरे प्रश्न की तरफ। किन्हीं 3 आउटपुट युक्तियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस से उसका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट या सॉफ्ट कॉपी दिखाता है अर्थात प्रदान करता है, वह आउटपुट डिवाइस कहलाती है। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइसों के यहाँ प्रकार देख रहे हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और स्पीच सिंथेसाइजर्स। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर या वीडियो डिस्प्ले यूनिट की। मॉनिटर आप अच्छे से जानते हैं, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं LCD, LED या टीवी। मॉनिटर कंप्यूटर का वह आउटपुट डिवाइस है जो डाटा को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करता है। यह एक टेलीविज़न की तरह दिखाई देता है,
प्रारंभ में केवल मोनोक्रोम अर्थात श्वेत और श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर का प्रयोग किया जाता था। बाद में धीरे धीरे मॉनिटर विकसित किए गए और अलग अलग कलर प्रदर्शित करने लगे। मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं, उनकी प्रदर्शन क्षमता डिफरेंट होती है। ये क्षमता एडॉप्टर कार्ड नाम से विशेष सर्किट पर आधारित होती है। कुछ एडॉप्टर कार्ड इस प्रकार के होते हैं, जैसे कलर ग्राफिक एडॉप्टर, एक्सटेंडर ग्राफिक एडॉप्टर, वेक्टर ग्राफिक एडॉप्टर, सुपर वेक्टर ग्राफिक एडॉप्टर। मॉनिटर पर सबसे जो छोटा बिंदु प्रदर्शित होता है उसे हम पिक्सल कहते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रदर्शित किए जाने वाले पिक्सल मॉनिटर अधिक रेजोल्यूशन प्रदान करते हैं। मॉनिटर रेजोल्यूशन प्रदर्शन के गुण निर्णय करते हैं तथा रेजोल्यूशन अधिक होने से प्रदर्शन का गुण भी बेहतर होता है। आगे चलते हैं प्रिंटर की तरफ। सेकंड जो हमारी आउटपुट डिवाइस वो प्रिंटर है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर देखें तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसमें हम देख सकते हैं प्रिंटर यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर सूचना को स्थायी तौर पर पढ़े जाने वाले रूप में प्रस्तुत करता है। यह रिजल्ट, प्रोग्राम और डेटा को प्रिंट आउट यानी हार्ड कॉपी के रूप में प्रस्तुत करता है। तीसरा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है और इनका प्रयोग कंप्यूटर से सूचना को एक बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस तरह से सूचना को बहुत सारे लोग एक साथ देख सकते हैं। इसे व्यापक तौर पर प्रेजेंटेशन करने के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर पर ऑडियो, वीडियो, इमेज और एनिमेशन तैयार किए जा सकते हैं और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन को और अधिक जीवंत, रोचक बनाया जा सकता है। अगला जो आउटपुट डिवाइस है वो स्पेस सिंथेसाइज़र। स्पेस सिंथेसाइज़र एक आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट डाटा बोले जाने वाले वाक्यों में बदल देता है और स्पीच प्रस्तुत करने के लिए बेसिक साउंड यूनिट, जिन्हें फोनोमेन्स से जोड़ा जाता है और एम्पलीफाई किया जाता है और कंप्यूटर से जुड़े एक स्पीकर द्वारा आउटपुट किए जाते हैं। स्पेस सिंथेसाइज़र अंधे और गूंगे लोगों के इलाज में व्यापक तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं और उसके टाइप्स हम लोगों ने देखे यहाँ पर, उसके उदाहरण देखें। प्रश्न क्रमांक 4, पेपर क्रोमेटोग्राफी के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो पेपर एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी के विभिन्न अनुप्रयोग हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पेपर क्रोमेटोग्राफी के कुछ उपयोगों पर यहाँ पर चर्चा की गई है। किण्वन और पकाने की प्रक्रिया का अध्ययन करने में, टू चेक द प्यूरिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल की शुद्धता को जांच करने में, टू इंस्पेक्ट द कॉस्मेटिक्स सौंदर्य प्रसाधनों का निरीक्षण करने में, मिलावटखोरों का पता लगाने में, पेय और खाद्य पदार्थों के संदूषों को पता लगाने में, यानी टू डिटेक्ट द कंटामिनेंट्स इन ड्रिंक्स एंड फूड्स, जैव रासायनिक प्रयोगशालाओं में अभिक्रिया मिश्रणों की जांच करने में, मनुष्यों और जानवरों में डोप और दवाओं का निर्धारण करने में। तो ये तो हमने इसके कुछ पॉइंट्स देखे। यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमने देख सकते हैं, स्क्रीन पर हमने बता रखा है आपको। रंगीन पिगमेंट को अलग अलग करने में, सेपरेशन ऑफ द कलर पिगमेंट्स। तो जो स्क्रीन पर चल रहा है, चाहे तो आप उस वीडियो को रोक के इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन भी दिया हुआ है और इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर दिया हुआ है इसका डिटेल में। आगे चलते हैं इसके रिएक्शन मॉनिटरिंग में, यानी अभिक्रिया की निगरानी में। तो इस अभिक्रिया की निगरानी को भी आप लोग यहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, इस वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण में। तो गुणात्मक विश्लेषण में भी क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो इसका हिंदी और इंग्लिश जो वर्जन है वो आपको स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई दे रहा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, अलगाव और शुद्ध करना। तो ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन, इसको भी आप रोक कर नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि यदि हम इस पूरे जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है, यदि उसको पूरे को रीड आउट करेंगे, पूरे को पढ़ेंगे, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लगभग जो आप लोग लिखते हैं कि 3 घंटे का पेपर है, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे हो जाएगी। तो हमने इसको शॉर्ट आउट किया है। अगला दे रखा है पैथोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस में। तो स्क्रीन पर जो चल रहा है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे चले खाद्य पदार्थों में। तो फूड्स की बात होती है, तो फूड्स का भी यहाँ पर दिया हुआ है इसकी एप्लीकेशन से क्रोमेटोग्राफी की। अब आ जाते हम लोग, ये हमारा सेकंड पेपर सेकंड जो पेज है वो फिनिश होता है क्वेश्चन पेपर का। थर्ड पेज की तरफ आ गए। खंड ब दिख रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सॉल्व एनी 4 क्वेश्चन ईच 20 वर्ड्स, यानी आपको 200 शब्दों में लिखना है
और 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देना है। तो पहला प्रश्न उसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं। 5वां नंबर का जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए दे रखा है, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन, निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। 2x³ + 3 log x + 2 sin x। इसका आपको सॉल्यूशन करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2x³ + 3 log x + 2 sin x। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि log x इक्वल टू होता है 1/x, और आप साथियों अच्छे से जानते हैं कि sin x इक्वल टू होता है cos x। तो हमें इस वैल्यू में, यानी कि ऊपर जो दिया है 2x³, तो x की पावर कितनी है, तो x की घात 3 है, तो 3 का गुणा जो आगे दिया हुआ उससे हो जाएगा, तो 3 दूना 6 यानी कि 6x² हो जाएगा, प्लस इसको log x को क्या बोलेंगे 1/x, तो 3x हो जाएगा, और sin x को आप क्या लिखोगे cos x, तो 2 cos x हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बी वाला, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। निम्नलिखित समीकरण में उच्चता और निम्नता ज्ञात कीजिए। समीकरण x³ - 9x² + 24x + 8। तो अब हम चलते हैं इसके मैक्सिमा और मिनिमा की तरफ चलते हैं। तो ये सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, x³ - 9x² + 24x + 8। आप यदि इस इक्वेशन को y के इक्वल टू मान लेते हैं, तो y इक्वल टू हमने लिख दिया इसका सॉल्यूशन x³ - 9x² + 24x + 8। अब यदि इसको dy/dx के इक्वल मानेंगे, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो ये 3 यदि आगे आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं x के टर्म में, तो आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ वैल्यू नहीं दे रहे कि, तो 3 आ जाएगा, 3x² माइनस 9 का गुणा 2 से होगा, क्योंकि x की पावर कितनी है 2 है, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाता है, और 24x, तो 24 ऐसा कैसा है क्योंकि x की पावर वहाँ पर कुछ नहीं है। यदि इस इक्वेशन को आप 0 के इक्वल करते तो 3x² - 18x + 24 = 0 हो जाएगा। अब आप यदि इसको सिंप्लीफाई कर दें यानी कि 3 से इसको काट दें, तो x² माइनस, क्योंकि x² - 6x + 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 24 आता है, कितने टाइम आता है 8 टाइम, और 3 की टेबल में 18 कब आता है 6 टाइम आता है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर क्या मान सकते हो, तो x की वैल्यू आप 2 भी मान सकते हो और 4 भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो, 2 और 4 हो सकती है जब इसको आप सॉल्व करते हो। तो एक बार x - 4 x - 2 करके देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो प्लस की वैल्यू आ रही है वो मिनिमा होती है, और जो माइनस की वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमा होती है। तो x = 4 मिनिमा हो जाएगा, और x = 2 जो है वो मैक्सिमा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से। साथियों प्रश्न क्रमांक 6 है, एक्सप्लेन प्रिसिएशन एक्यूरेसी विथ एग्जाम्पल। परिशुद्धता यथार्थता को उदाहरण सहित समझाइए। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। परिशुद्धता और यथार्थता भौतिकी यानी फिजिकल केमिस्ट्री का एक प्रायोगिक विज्ञान है, जिसमें हर कदम पर मापन की आवश्यकता होती है। भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के मापन के लिए भिन्न भिन्न मापक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मापन की यथार्थता मापन यंत्रों के विभेदन या सीमा के अतिरिक्त अन्य बातों पर भी निर्भर करती है। यही कारण है कि मेजर्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वास्तविक मान यानी कि मापित मान और वास्तविक मान में कुछ डिफरेंस यानी कुछ भिन्न होता है, इसलिए मापन के लिए 2 पदों का उपयोग करते हैं। तो आज साथियों आप लोग अच्छे से जानते हो कि फिजिक्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। देखो आगे चलते हैं, इसके यथार्थता क्या है। तो जब किसी भौतिक राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से अधिक निकट होता है, तो उस मान की यथार्थता अधिक होती है, यानी कि उसे हम एक्यूरेसी वर्ड से बताते हैं। परिशुद्धता यानी प्रिसिएशन, जब भौतिक राशि अधिक विभेदन या सीमा तक मापी जाती है, तो मापन की परिशुद्धता अधिक होती है। मापन की परिशुद्धता मापन यंत्र के अल्पमांक यानी कि लिस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। अल्पमांक कम होने पर परिशुद्धता अधिक होती है। आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द एक्चुअल डायमीटर ऑफ स्फीयर इज़ 1.635 सेंटीमीटर। जैसे मान लो किसी गोले का व्यास का वास्तविक मान 1.635 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर अल्पमांक वाले किसी इंस्ट्रूमेंट ए से मापे जाने पर इसका मान 1.62 सेंटीमीटर तथा 0.001 सेंटीमीटर अल्पमांक वाले दूसरे इंस्ट्रूमेंट बी से मापे जाने पर यह मान 1.591 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो हम यह तुलना कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ए के द्वारा मापित मान में अधिक यथार्थता है,
क्योंकि ये वास्तविक मान के अधिक निकट है, और इंस्ट्रूमेंट बी द्वारा मापित मान में अधिक परिशुद्धता है क्योंकि ये बी यंत्र के अल्पमांक यंत्र ए की तुलना में कम है। तो ये तो था हमारा प्रिसिएशन और एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 7, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र को उदाहरण सही समझाइए। एक्सप्लेन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विथ एग्जाम्पल। तो किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का सरलतम पारस्परिक अनुपात व्यक्त करता है, मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है, और इसे हम सिंपल फार्मूला भी कह सकते हैं। बट फ्रॉम द फार्मूला द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज़ नॉट नोन। लेकिन इस सूत्र के यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक संख्या का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ग्लूकोज का सिंपल फार्मूला यदि हम कहें या हम लोग इसका एम्पेरिकल फार्मूला कहें तो CH2O होता है, बट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 है। तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले से उस कंपाउंड की सभी इन्फॉर्मेशन मिलती है, किंतु एम्पेरिकल फार्मूले से उसकी सब इन्फॉर्मेशन आप निकाल नहीं सकते हैं। अब आगे चलते हम लोग यहाँ बेंजीन का उदाहरण लें, एसिटिन का लें। तो हमने कहा बेंजीन और एसिटिलिन दोनों का मूलानुपाती सूत्र एक ही होता है, अर्थात CH होता है, किंतु इन अणुओं में C और H परमाणुओं की वास्तविक संख्या का जो रेशो होता है वो डिफरेंट होता है। चलते हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरफ। किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस में उपस्थित अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला अर्थात अणुसूत्र कहते हैं। अणुसूत्र या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या उसका सरल गुणक होता है, यानी सिंपल कोफिशिएंट होता है। जैसे जल का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 होता है, तो ये दर्शाता है कि यौगिक एक अणु में विभिन्न तत्वों के कितने परमाणु या कितने मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है। मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में क्या रिलेशन है, तो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। यानी हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू NX एम्पेरिकल फार्मूला, या प्रोपोर्शनली फार्मूला भी कह सकते हैं, इसको मूलानुपाती फार्मूला कहते हैं। जहाँ n एक इंटीजर नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, और वह यौगिक के अणुभार और मूलानुपाती सूत्र भार के अनुपात को व्यक्त करती है। यानी किसको व्यक्त करती है, यह व्यक्त करती है यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड एंड द प्रोपोर्शनली फार्मूला वेट को डिनोटेट करती है। आगे चलते हैं, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के बाद उसका अणुभार ज्ञात करते हैं, जिसके बाद अणुभार में मूलानुपाती सूत्र भार से भाग देकर n का मान निकाल लेते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मूलानुपाती सूत्र को n के मान से गुणा करने पर अणुसूत्र ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूले के, जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3 बट एम्पेरिकल फार्मूला भी NH3 होता है। CO2 का भी दोनों एक ही होता है। एथेन का चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इसको सिंपल रेशो में ले लिया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 होता है और एम्पेरिकल फार्मूला CH3। फ्रुक्टोज C6H12O6 होता है और मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फार्मूला CH2O होता है। सल्फर का S8 और S होता है, बेंजीन का C6H और CH होता है। NaCl का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों एक ही होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के भी दोनों का CeO होता है। तो साथ ही होता हमारा एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। कौन कौन से को समझाना है आपको, डोस और विंडो को। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे रूप में इसे हम OS कहते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम का संचालन करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र्स तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच एक इंटरमीडिएट का काम करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। तो आप क्या कह सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड OS। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑपरेट अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आगे चलते हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेजान हार्डवेयर को काम करने लायक बना देता है और हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी चलाने लायक सुविधा प्रदान करता है। बात करते हम सबसे पहले, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, डोस और विंडो। तो सबसे पहले डोस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। डोस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
यानी वास्तव में एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। यह एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रो कंप्यूटर्स में उपयोग किया जाता है। डोस का पूरा नाम अभी हमने कहा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़्यादातर कमांड यानी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क से संबंधित होती है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ से पहले सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं। बाज़ार में इसके 2 वर्जन प्रचलित हैं। कौन कौन से? एम एस डोस और पीसी डोस। एम एस डोस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था, जबकि पीसी डोस IBM कंपनी का है, जिसका पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादातर संख्या में एम एस डोस संस्करण का उपयोग ही किया जाता है। डोस के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार की कमांड होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, यानी आंतरिक डोस कमांड और बाह्य डोस कमांड। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक यानी इंटरनल की डोस कमांड, जो कंप्यूटर को स्विच ऑन करते ही कंप्यूटर बूटिंग के समय अपने आप ही कंप्यूटर में लोड हो जाती है और तब तक कंप्यूटर की मेमोरी में बनी रहती है जब तक कंप्यूटर स्विच ऑफ ना हो जाए। उदाहरण के लिए कॉपी, MD, RD, CD, CLS, डेट, टाइम, डायरेक्टरी, प्रॉम्प्ट, डिलीट और ECHO आदि कमांड, इसको हम इंटरनल कमांड कहते हैं। अब साथियों, एक्सटर्नल कमांड क्या होती है? तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम को स्टोर करती है और ये प्रोग्राम फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में उपस्थित रहती हैं। कोई कमांड तभी काम करती है जब उस कमांड के नाम की फाइल फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में उपस्थित रहती है, अन्यथा यह बेट कमांड और फाइल नेम की संदेश प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए कमांड ट्री, डिस्कॉम, सिस, अनडिलीट, फॉर्मेट, अनफॉर्मेट, प्रिंट, एडिट, बैकअप, रिस्टोर आदि, ये सब बायोडाटा कमांड के उदाहरण है। तो साथियों, 2 प्रकार की कमांड होती है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कंप्यूटर को चलाने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना आवश्यक होता है, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बीच एक मध्यस्थता का काम करता है। यह उन कमांड को परिवर्तित करता है जो कीबोर्ड की मदद से ऐसी भाषा डाली जाती है जिन्हें कंप्यूटर आसानी से समझ सके। इसे डिस्क पर स्टोर किया जाता है और ये आपकी हार्ड डिस्क में भी मेमोरी में लोड हो जाती है। अब आप इस विशेष कमांड के निम्नलिखित कार्यों को हम देखते हैं। फाइल को बनाना, मिटाना और फाइल के नाम को बदलना। आप स्टोर की गई फाइलों की सूची को देख सकते हैं। आप हार्डवेयर के 2 भागों में बांट सकते हैं। नई फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। आप हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में हार्ड डिस्क का बैकअप ले सकते हैं। ये कार्य जो डास स्वतः करता है। यह हार्डवेयर जैसे कि CPU मेमोरी को नियंत्रण करता है। यह वायरस को ढूंढता है। विभिन्न प्रोग्रामों और मेमोरी का आवंटन करता है। यह कंप्यूटर से जुड़े अन्य उपकरणों को नियंत्रित भी करता है। यह कीबोर्ड सूचनाओं को लेता है और उसे मॉनिटर पर दिखाता है। तो साथियों, ये था हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। विंडो को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा एक प्रसिद्ध IT कंपनी ने डेवलप किया था। यदि हम विंडो की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि बात करें तो एक ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके फेमस होने का कारण इसका ग्राफिकल डिस्प्ले होता है। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो स्क्रीन पर आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखाई देता है। आप इस जो वीडियो चल रहा है इसको रोककर इंग्लिश मीडियम आप पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट का नाम बहुत ही आसान रखना चाहता था, इसलिए उसने एक वर्ड विंडो को चूज़ किया। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI पर आधारित होता है। कंपनी ने बाज़ार में GUI की डिमांड को देखकर ही विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया था। इसका काम कंप्यूटर में ग्राफिकल आइकॉन को दिखाने का होता है। यूज़र इसके फीचर को देखकर ही इसके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें फ़ीचर्स काम को बहुत आसान करता है। ख़ास बात यह कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि हमने बताया है कि लगभग 90% कंप्यूटर प्रोग्राम विंडो का इस्तेमाल किया जाता है। इस समय सबसे इसका लेटेस्ट वर्जन विंडो 11 है। जैसा कि आप पता होगा कि विंडो का मतलब खिड़की होती है। इसका नाम विंडो इसलिए रखा गया क्योंकि इसके सारे सॉफ्टवेयर आयताकार ग्राफिक बॉक्स में खुलते हैं। विंडो कंप्यूटर के सिस्टम को बहुत ही फ्रेंडली बनाता है और इसी वजह से विंडो को बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। विंडो का इतिहास की तरफ यदि हम चलें
तो इसकी जो स्थापना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सन 1981 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐलान किया था और साथ ही बताया था कि GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित होता है और इसी साल इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था। 1983 में बिल गेट्स ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की घोषणा की थी और 1985 में विंडो का सबसे पहला वर्जन मार्केट में लॉन्च किया था और ऐसे ही विंडो के बहुत से सारे वर्जन लॉन्च किए थे, जिसका पॉपुलर वर्जन विंडो XP है। विंडो XP को साल 2001 में लॉन्च किया गया था। ये बहुत सफल रहा, इसे कंप्यूटर की दुनिया में माना कि चांद लगा दिया था क्योंकि इसको चलाना बहुत आसान हो गया था। इन्हीं सब खास बातों की वजह से विंडो XP बहुत ही दिलचस्प ऑपरेटिंग सिस्टम था, इस तक कि अभी तक उतना ही पॉपुलर है। XP के बाद होने वाले सभी वर्जन असफल रहे। विंडो 7 विंडो 10 ने भी सफलता अच्छी खासी प्राप्त करी। विंडो 10 माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट वर्जन था और इसे मार्केट में लॉन्च करने के बाद कंपनी ने ऐलान किया था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का आखिरी वर्जन था। साथ ही बताता है कि विंडो 10 ही विंडो का आखिरी वर्जन है, परंतु अब विंडो 11 को भी लॉन्च कर दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है। यदि इसके वर्जन की बात करें तो विंडो 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 95, 4.0, 98, ME 2000, XP, विस्टा 7, 8, 10 और 11। इसके एडवांटेज यानी फ़ायदे क्या है? इसको इस्तेमाल करना दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में बड़ा आसान है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। लगभग 90% कंप्यूटर में इसी का उपयोग किया जाता है। इसे छोटे बड़े बुजुर्ग या कोई भी उम्र का व्यक्ति आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। अपने पुराने वर्जन को नए वर्जन में सपोर्ट करता है, अपने पुराने वर्जन के फीचर को भी अपडेट करता है। इसमें सभी सुविधाएं चित्रात्मक रूप में मिलती है। एप्लीकेशन को खोलने के लिए उसमें आइकॉन टच करने के लिए प्लग और प्ले जैसे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए हैं। गेमिंग सपोर्ट सबसे अच्छा है। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी सिस्टम इसके अंदर अच्छा होता है। तो ये था हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। साथियों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। तो साम्य स्थिरांक को समझाइए तथा केपी केसी के बीच में संबंध को स्थापित कीजिए। तो साथियों आपको स्क्रीन पर केपी केसी में रिलेशन दिखाई दे रहा है, आप इसको सॉल्व कर लेना है क्योंकि पूरा एक डेरिवेशन टाइप है ये। और यदि इसका पूरा वीडियो आपको देखना है, पूरा यदि क्लास में जो पढ़ाया गया है वो समझना है, देखना है, तो जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम एक लिंक देंगे, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को रोक के ये केपी और केसी में रिलेशन जो स्क्रीन पर चल रहा है इसको आप वीडियो को रोक कर और नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते साथियों प्रश्न क्रमांक 10 है क्रोमेटोग्राम के विकास की निम्नलिखित विधियों को समझाइए। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी होती क्या, उसकी तरफ चलते हैं। और यहाँ पर दो विधियों की बात करी, अग्र विधि और विस्थापन विधि। क्रोमेटोग्राफी जैव रसायन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी औजारों में से एक है। विश्लेषणात्मक तकनीक जो मिश्रण के निकट संबंधी यौगिकों को पृथक करती है। इसमें सम्मिलित प्रोटीन, पेप्टाइड, अमीनो एसिड्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा ड्रग्स होते हैं। क्रोमेटोग्राफी वह विधि है जिसके विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को पृथक करना और पहचाना जाता है। पृथक्करण के दो फेजेज का उपयोग होता है, एक फेज स्थिर तथा दूसरा गतिशील होता है। पदार्थों का पृथक्करण स्थिर फेज की सापेक्ष गति पर डिपेंड करता है। सामान्य शब्दों में क्रोमेटोग्राफी विश्लेषण करने की वह तकनीक है जिसमें विभिन्न यौगिकों को स्थिर और गतिशील फेज के प्रति अफिनिटी यानी कि लगाव में अंतर के आधार पर पृथक किया जाता है। दो प्रवस्थाओं के मध्य साम्य वितरण द्वारा घटकों के किसी मिश्रण से विभिन्न घटकों को व्यक्तित्व रूप में पृथक करने की विधि को वर्णलेखिका यानी कि क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। वास्तव में ये एक तकनीक है जिसमें पोरस माध्यम जिसे स्थिर प्रावस्था या स्टेशनरी फेज कहते हैं और किसी विलायक अथवा गैस जिसे गतिमान प्रावस्था या मूविंग फेज या मोबाइल फेज कहते हैं के प्रभाव में किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों के विभिन्न दर से गति पर आधारित होती है। हम चलते डेवलपमेंट क्रोमेटोग्राफी की तरफ, जो हमारा मुख्य क्वेश्चन हम यहाँ पर आ गए। इसमें तीन विधियाँ उपयोग की जाती है, अग्र विधि, निक्षालन विधि और विस्थापन विधि। प्रश्न में हमसे दो विधियाँ पूछी गई पर हम आपको तीन विधियाँ समझा रहे हैं। अग्र विधि
इस विधि में मिश्रण में उपस्थित अवयवों में से किसी एक ही अवयव शुद्ध रूप में पृथक हो जाता है, इसलिए इस विधि का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। इस विधि में कॉलम के ऊपरी भाग के मिश्रण के ऊपर में विलायक को निचले की तरफ प्रवाहित किया जाता है। तब सबसे पहले प्रभाज में सबसे कम अधिशोषित होने वाला घटक विलायक के साथ शुद्ध रूप में क्षलित हो जाता है। अन्य घटक जो जल्दी अधिशोषित हो जाते हैं शुद्ध रूप में क्षलित नहीं हो पाते हैं। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उदाहरण दिए हुए नमूने में मिश्रण के 3 घटक है ए बी सी, और यदि ए की बंधुता स्थिर प्रावस्था के लिए सबसे कम है तो वह सबसे कम अधिशोषित होगा और सबसे पहले प्रभाज में विलायक के साथ क्षलित होगा। शेष घटक एक दूसरे में मिश्रित होकर इल्यूटेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इल्यूशन मेथड या निक्षालन विधि। यह विधि सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है क्योंकि इस विधि को मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक घटक विलायक के साथ शुद्ध रूप में इल्यूटेड यानी क्षलित होते हैं। प्रत्येक घटक का ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भारात्मक आकलन भी इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। अपनी अधिशोषित होने की क्षमता के आधार पर प्रत्येक घटक एक दूसरे से अलग अलग स्थान पर कॉलम में एकत्र हो जाते हैं। प्रत्येक पृथक्करण पट्टी अलग अलग बनती है और फिर विलायक के साथ अलग अलग प्रभाज को शुद्ध रूप में एल्यूटेट होती है यानी कि क्षलित हो जाती है। तो ये हमारी इल्यूशन मेथड। तीसरी और लास्ट मेथड है डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस विधि में चलित प्रावस्था में विस्थापनकारी अभिकर्मक यानी डेवलपमेंट रिएजेंट मिलाया जाता है। यह अभिकर्मक कॉलम के सबसे ऊपर के भाग में अधिशोषित होता है और धीरे धीरे कॉलम से फैलने लगता है। नमूने के सभी घटक एक एक करके कॉलम में विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापनकारी अभिकर्मक इस प्रक्रिया को आसान करते हैं। सबसे कम आकर्षक रखने वाला घटक सबसे पहले प्रभाज से बाहर होता है। इस विधि में घटकों का 100% पृथक्करण नहीं हो पाता है और यह भी अधिक उपयोगी नहीं है। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो आप इस वीडियो को रोककर इंग्लिश मीडियम में नोट डाउन कर सकते हैं। साथियों, हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन डिफरेंस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में संयोजी इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के परिवर्तन के द्वारा बैंड ओ का उद्गम होता है। यह ट्रांजिशन यानी संक्रमण इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊर्जा के अवशोषण के कारण होते हैं। किसी पदार्थ के अणु में भिन्न भिन्न प्रकार के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए ऊर्जा का अवशोषण होने से भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रमण होते हैं। जब परमाणु के संयोग से अणु बनता है तब 2 परमाणु कक्षक संयुक्त होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इनमें से एक कम ऊर्जा वाला होता है जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। कम ऊर्जा वाले को सिग्मा और ज़्यादा ऊर्जा वाले को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इसको इंग्लिश में वीडियो को रोककर स्क्रीन पर जो चल रहा है इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं। और इनके संगत अधिक ऊर्जा वाले एंटी बॉन्डिंग कक्षकों को सिग्मा स्टार व पाई स्टार कहते हैं। अणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन आबंदी कक्षकों में पाए जाते हैं और एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में नहीं पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अणुओं में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यानी पराबैंगनी प्रकाश के अवशोषण होने से ये इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग कक्षक में चले जाते हैं। कुछ कक्षक बंध बनाने में काम नहीं आते हैं। इन कक्षकों को अनाबंधित यानी नॉन बॉन्डिंग कक्षक कहते हैं, अतः इनके एंटी बॉन्डिंग कक्षक नहीं बनते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक द्वारा पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र में अवशोषित विकिरणों से होने वाली इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा परिवर्तनों या संक्रमण निम्न प्रकार से दर्शाए जा सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें आप यदि देखते हैं तो सबसे विभिन्न प्रकार के आणविक कक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको दिखाई देंगे सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और एन का मतलब नॉन बॉन्डिंग, और यहाँ पर सिग्मा स्टार और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आप देखोगे तो पहला ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है सिग्मा टू सिग्मा स्टार यानी बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, दूसरा पाई टू पाई स्टार, नेक्स्ट सिग्मा टू एन टू सिग्मा स्टार और अगला एन टू पाई स्टार। तो ये जो है एनर्जी के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में दिखाए गए हैं। आगे चले तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एनर्जी का बढ़ता हुआ सीक्वेंस यानी किसी अणु में संभावित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को यहाँ पर बताया गया है। N2 पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, N2 सिग्मा स्टार,
पाई टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो इस तरीके से आप इनके ट्रांजिशन यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये दोनों डायग्राम आपको आपके आंसर में नोट करना है, लिखना होंगे। अब इन पांचों ट्रांजिशन का हम यहाँ पर वर्णन करते हैं। पहला सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, वह संक्रमण जिसमें एक अबंधी यानी बॉन्डिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यानी उत्तेजित होकर उसी अणु के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी सिग्मा स्टार में चला जाता है, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहलाता है। इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ऐसे यौगिक अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में एब्सॉर्प्शन नहीं करते हैं जिनके संयोजी कोश में सभी इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्डेड में प्रयुक्त हो रहे हों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसी प्रकार के यौगिक है और ये पराबैंगनी विकिरणों में पारदर्शी पाए जाते हैं, अर्थात रंगहीन दिखाई पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में एल्केन में केवल सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण CH व CC संभव है, जैसे एथेन का लेमड़ा मैक्सिमम का मान, ए मैक्सिमम का लेमड़ा मैक्सिमम का मान 135 नैनोमीटर कार्बन कार्बन के बीच का होता है, जो सुदूर पराबैंगनी यानी फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन को प्रदर्शित करता है, इसलिए एथेन रंगहीन होता है। तो साथियों, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो स्क्रीन पर इंग्लिश मीडियम में आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। हम आगे N2 सिग्मा स्टार की तरफ। इस ट्रांजिशन में एकांकी यानी लोन पेयर की बात करें या नॉन बॉन्डिंग अनाबंधित लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन प्रबंधी कक्षक सिग्मा स्टार में चला जाता है। वे संतृप्त यौगिक यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से युक्त समूह एकल बंध द्वारा जुड़ा हो, उनमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। इस संक्रमण में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। मेथेनॉल एवं मेथिल क्लोराइड जैसे यौगिक पराबैंगनी क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करके संक्रमित होते हैं। आगे बात करते हैं थर्ड वाला ट्रांजिशन N2 N स्टार ट्रांजिशन। इस संक्रमण में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक अणु में एक ऐसा परमाणु जिसके पास N इलेक्ट्रॉन है दूसरे परमाणु के साथ असंतृप्त बंध बनाता है, यानी कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड बनाता है, तब N2 N स्टार ट्रांजिशन होता है। दूसरे शब्दों में विषम परमाणु और द्विबंधों वाले यौगिकों में यह ट्रांजिशन होता है। चूँकि इसमें सबसे कम ऊर्जा लगती है, अतः यह संक्रमण सर्वाधिक लंबी तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों को अवशोषित करता है। स्पेक्ट्रम में इस प्रकार के ट्रांजिशन को R बैंड कहते हैं और कई क्रोमोफोर्स जैसे C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड A, C डबल बॉन्ड N आदि में N2 N स्टार ट्रांजिशन होता है। उदाहरण के लिए एसीटोन एवं नाइट्रोस और ब्यूटेन क्रमशः 277 नैनोमीटर और 665 नैनोमीटर पर अवशोषित होकर R बैंड को डेवलप करता है। तो साथियों, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। अगला है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार के ट्रांजिशन में एक आबंदी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उसी अणु के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में चला जाता है। इस प्रकार के ट्रांजिशन में N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार के लिए आवश्यक ऊर्जाओं के बीच में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ब्यूटाडाइन का लेमड़ा मैक्सिमम वैल्यू 217 नैनोमीटर भी और पाई टू पाई स्टार संक्रमण का उदाहरण है। एथिलीन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार दोनों प्रकार के ट्रांजिशन संभव है। इसका लेमड़ा मैक्सिमम 175 नैनोमीटर और मोलर एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट जो होता है 5000 तक होता है। यह अवशोषण बैंड के कारण और सुदूर UV क्षेत्र में होने के कारण यह कलरलेस दिखाई देता है। तो ये बात हमारी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की। साथियों, आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजिशन की तरफ। सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें सिग्मा कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में प्रमोट होते हैं और यह अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि कक्षकों में सिग्मा की ऊर्जा पाई कक्षकों से कम होती है। ऐसा संक्रमण संतृप्त एवं कार्बन यौगिकों में पाया जाता है। तो साथियों, ये हमारा बी पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के सी पोर्शन की तरफ चल रहे हैं। केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है मेजर का सेकंड, माइनर या ओपन इलेक्टिव की तरफ। और इसमें प्रश्न दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन दोनों को आपको इनका वर्णन करना है, प्रश्न क्रमांक 12 का। तो साथियों, हम चलते हैं MS ऑफिस वर्ड की तरफ।
और साथ में हम बात करेंगे MS एक्सेल की भी। तो इन वीडियो के फुल लेक्चर, इन टॉपिक यदि आपको फुल लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे KPKC का क्वेश्चन हो गया, MS वर्ड की बात हो गई और MS एक्सेल, इनको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके इसको बाद में देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो MS वर्ड को वैसे हमने यहाँ पे कोशिश किया कि इसको शॉर्ट में हम फिनिश कर दें। तो साथियों, स्क्रीन पर आप देखेंगे ये स्क्रीन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसमें दिया हुआ है MS वर्ड एक अमेरिका कंपनी है। इसका आविष्कार बिल गेट्स ने 4 अप्रैल 1975 को शुरू किया था। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया था। तो आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम जिसके विद्यार्थी है, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं जो कि स्क्रीन पर चल रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी MS वर्ड की। आगे बात करते हैं MS वर्ड के यूजेस क्या है। दिखाई दे रहा MS वर्ड विंडो के एलिमेंट्स दिखाई दे रहे, टाइटल बार जिसे हम कह सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहा क्विक एक्सेस टूल बार, मेनू बार। और आगे बात करें तो रिबन के बाद बात करें टेक्स्ट एरिया, स्क्रॉल बार, ऑफिस बटन या फाइल बटन, MS वर्ड के फीचर। तो आप स्क्रीन से इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो को रोक कर आप पढ़ सकते हैं। और आपको डिटेल में देखना है तो MS वर्ड और MS एक्सेल का पूरा सेपरेट वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं MS एक्सेल को, क्योंकि यदि मैं इन सबको रीड करूँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वीडियो की लेंथ को शॉर्ट करने के लिए हमने इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। और जब हम इस पेजेस को स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप इनको वीडियो को रोक कर इसको पढ़ सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और चाहे तो आप इनको पढ़ सकते हैं, और चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके यूजेस क्या है ये आ गया यहाँ पर, और इसका डाटा एनालिसिस में, कैलकुलेशन करने में। आगे चले तो अकाउंटिंग और फाइनेंस में भी उपयोग आता है, डाटा एंट्री के एक्सेल में भी काम आता है। और आगे बात करें तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए भी ये काम आता है, और कैलेंडर और शेड्यूल बनाने के भी काम में आता है। आगे देखें हम लोग तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन में भी उपयोग लिया जाता है। तो ये हम पढ़ रहे थे MS वर्ड और MS एक्सेल का पूरा सिस्टम। साथियों, प्रश्न क्रमांक जो 13 आपको दिखाई दे रहा, वांडाप, समतापी और ली शातेले प्रिंसिपल, इनका भी वीडियो आप लोगों को क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पूरे जो वीडियो है क्लास लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो वांडाप आइसोथर्म और ली शातेले प्रिंसिपल, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उसमें आपको मैकेनिज़्म ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की क्रियाविधि, इसका भी आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आगे बात करें TLC, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो TLC और TLC से पहले आप पृथक्करण की क्रियाविधि भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं मेजरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम और एप्लीकेशन ऑफ UV रेडिएशंस या UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम की, तो इसको हमने यहाँ पर समाहित किया आपके लिए। तो मेजरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम को मैं ये जो पेजेस है इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर IR स्पेक्ट्रम की टेक्निक्स की बात की जा रही है। ये आपको इंस्ट्रूमेंट जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बनाइएगा। और उसके बाद में इसमें जो दे रखा है पूरा मटेरियल, उस मटेरियल को आप आपकी कॉपी में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ UV, जो लास्ट क्वेश्चन है, किस किस काम में आते हैं किसी यौगिक की पहचान करने में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चले ज्यामितीय समायों की पहचान करने में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तीसरा स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स, अभिक्रिया की बल गति के अध्ययन करने में। और चौथा है किसी यौगिक का अणुभार का निर्धारण करने में, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। तो साथियों, ये था हमारा पूरा जो पेपर, आपका पेपर है
इस पेपर को आपको नोट डाउन करना है, याद करना है, पढ़ना है, जो कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का 2021-22 का पेपर था। तो साथियों, आप लोग मेरे साथ इन डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए थे। आपका अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है स्पीड हायर एजुकेशन, आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चैनल आपको कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा। थैंक्स साथियों।